कोविड-19 महामारी से आज हम सभी जूझ रहे हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो या फिर लॉकडाउन। हमारे मन में कई ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर हमें कंप्लीटली नहीं मिल पा रहा है। तो आज हमारे इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगी डॉक्टर गीता कद्यापन। वेलकम डॉक्टर गीता। थैंक यू स्नेहा। डॉक्टर गीता, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट हाउ कैन वी अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोविड-19? कोविड-19 से बचने का जो फॉर्मूला है ना, वो तो वही है जो पिछले साल बताया गया था। और मैं तो ये कहती हूँ कि पिछले साल कोविड का सिर्फ ट्रेलर हुआ था, असली कोविड तो अब आया है। लेकिन जो प्रिकॉशंस तब बताई थी उसी को बड़े शिद्दत से हमें फॉलो करना है। सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो है मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना। 6 फीट की अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 3 फीट तो पक्का ही पक्का। और आपने हाथों को बीच बीच में साबुन और पानी से धोइए 20 सेकंड के लिए। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो सैनिटाइजर जरूर आपके हाथ में हर वक्त होना चाहिए, ताकि आप हाथ को साफ करें बारी बारी से। तो ये है आपके प्रिकॉशंस जिससे कि आप कोविड से बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो सामने आई है वो ये है कि इट इज एयरबोर्न। अगर एयरबोर्न है तो क्या है, आपके जो एंट्री पॉइंट्स है उसको आपको सील करना है, और वही काम आपका मास्क करता है। डॉक्टर गीता, आपने मास्क की बात कही, तो कितना जरूरी है मास्क यूज करना और क्या सही तरीके हैं इसको यूज करने के? तो मास्क जो है, मेरे को यही हैरानी होती है कि हमने जो ये सिचुएशन क्रिएट किया है ना, ये हमारी बनाई हुई है। Yes. मैं तो ये कहती हूँ आपको ख्याल सिर्फ एक इंसान का रखना है, सिर्फ एक। अगर वो एक इंसान का अगर आप ख्याल रखोगे ना, तो बाकी लोग अपने आप ही, ऑब्वियसली सब लोग अपना अपना ख्याल रख रहे हैं, वो एक इंसान आप ही हो। अगर आप अपना ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे तो ना आपको होगा ना किसी और को होगा, क्योंकि वो भी अपना ख्याल रख रहा है। तो ये मास्क पहनने का जो है ना, मास्क पहनना कहना बहुत सरल लगता है, लेकिन उसको किस तरह से आप पहनते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। मास्क ऐसा होना चाहिए कि ये नाक है आपका और ये मुंह है, ये दोनों एंट्री पॉइंट्स है आपकी। तो ये अगर आप इसको अच्छे से कवर नहीं करेंगे मास्क से, तो फिर क्या फायदा हुआ। अक्सर आप देखते हैं लोग जो मास्क पहनते हैं वो या तो नाक के नीचे होता है, या होठों के नीचे होता है, या चिन पर होता है कहीं, मतलब वो सही तरीके से नहीं होता। और लगाने के लिए नाम मात्र तरीके से उस तरह से लगा लेते हैं, लेकिन वो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। आपका मास्क ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से आपका ये सील करे, और आप जब आप फूंक लगाएं तो आपका वो जो हवा जो वो बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज्यादा हम डॉक्टर्स वगैरह के लिए ज्यादा वो एप्लीकेबल है, लेकिन आम जनता को भी कम से कम ये तो जरूर कोशिश करनी चाहिए कि उनका नाक और मुंह दोनों ही सील्ड हो। क्या इंडिकेशंस फॉलो करनी चाहिए अगर कोई पर्सन कोविड पॉजिटिव है, और होम आइसोलेशन में कब जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? एक चीज जो है, जो हम लोग को सबको समझनी है, ये जो पैनिक करते हैं ना, जैसे कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, बंदा ठीक ठाक है बिल्कुल, लेकिन इतना पैनिक मचा देते हैं कि उससे कई बारी क्या है, आप हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर आपको सिम्टम्स हो भी रही हैं, आप ये याद रखिए कि कोविड जो है ये भी एक वायरल इलनेस है, और अधिकतर लोग एक वायरल इलनेस से जैसे रिकवर कर जाते हैं वैसे रिकवर कर जाएंगे। बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफी लोगों को जरूरत पड़ रही है, बिकॉज वो क्या है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो ज्यादा पड़ रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप अपने प्रिकॉशंस ले, अपने घर पे रहें, होम आइसोलेट करें, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, ना पैनिक करने की जरूरत है। कुछ चीजें आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। एक तो थर्मोमीटर होना चाहिए आपके पास, और एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर इसीलिए, और थर्मोमीटर तो ऑब्वियसली जाहिर है कि टेम्परेचर देखना है आपने, और पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए क्योंकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन वो भी देखना जरूरी है। मतलब कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है वो समझने की जरूरत है, जो हम परसेंटेज के तौर पे देखते हैं। जो यंग लोग होते हैं उनका परसेंटेज जो होता है सैचुरेशन को, वो 100% के पास होता है, लेकिन 100 से लेकर 94% तक आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, अच्छा खाना खाइए, खाने की इच्छा ना भी हो तब भी खाइए, वार्म लिक्विड्स लीजिए, और एक्सरसाइज भी करिए जो भी कर सकते हैं घर पे बैठ के, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करिए, स्टीम लीजिए। ये सब जो है सपोर्टिव मेजर्स जो हैं, इनको बहुत ध्यान से फॉलो करिए।
और घर बैठे बैठे टेली कंसल्ट करिए किसी फिजिशियन के साथ या पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ, जो आपको राय देंगे कि आपको कौन कौन सी दवाइयां लेनी है इसके साथ। ओके, सो आपकी वैक्सीन के बारे में क्या राय है? कितना जरूरी है वैक्सीन लगवाना? तो देखिए, वैक्सीन के लिए तो मैं यही कहूंगी कि वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। आपके पास क्या और विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई इलाज नहीं है। आपके पास वैक्सीन का सहारा जरूर है। और अभी रिसेंटली जो हमारे देश में जो वैक्सीन लगी हैं, उसकी जो स्टडी देखी गई है, उसमें ये देखा गया है कि उसमें वैक्सीन लगाए हुए लोगों को इन्फेक्शन बेशक हो भी सकता है, लेकिन उसमें उसके होने से मरने के या बहुत सिवियर डिजीज होने का रिस्क बहुत कम है, बहुत ही कम। तो ये जो विकल्प हमारे सामने है, इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके अब आप देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोगों में इसीलिए भी नहीं हो रहा शायद, क्योंकि काफी बुजुर्गों ने लगवाया है वैक्सीन और इसीलिए बचे भी हुए। और अगर किसी को हो भी रहा है तो वो माइल्ड या मॉडरेट डिजीज करके उससे निकल पा रहे हैं। तो वैक्सीन तो जैसे ही मौका लगेगा, खास करके अब यंग लोगों को भी लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया, और मई 1 तारीख से जो 18 इयर्स एंड अबव के लोगों को भी लगाने का वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि मैं तो कहूंगी चॉइसेस क्या आपके पास, या तो कोविड हो जाएगा या वैक्सीन लगाइए, तो वैक्सीन जरूर लगाइए। और इस बात पे मत जाइए कि वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट होते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसका कि साइड इफेक्ट होता नहीं है? बहुत कम लोगों में होता है। जैसे बाकी वैक्सीन के साथ कम से साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इसके साथ भी होते हैं। और किसी को अगर कोई मेजर रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, ये तो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। लेकिन हमें इसको उस तरह से नहीं देखना, हमें देखना है व्हाट इज द रिस्क बेनिफिट रेशियो। अगर बेनिफिट ज्यादा है ओवरऑल, तो उस चीज को जरूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल एक पल को सोचिए भी नहीं, वैक्सीन जरूर लगाइए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर जो दवाइयाँ कोविड में यूज हो रही हैं और जिसकी मार्केट में कमी हो गई है, तो उसका क्या रेलेवेंस है? आप क्या बोलेंगे इसके लिए? देखिए, अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं, उनमें ये जो दवाइयां हैं जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे टोसिलिजुमैब हो, उसकी बहुत ज्यादा यूज नहीं पाया गया है। जैसे रेमडेसिविर का कहते हैं, अगर आप बहुत जैसे डे 2 to day 9 के बीच में अगर यूज करें, तो वो कोई आपकी मोर्टेलिटी या अल्टीमेट आउटकम को नहीं ऑल्टर कर रहा, या आपका हॉस्पिटल स्टे जरूर कम कर सकता है, बट अल्टीमेट आउटकम को नहीं चेंज कर रहा। तो ये मत सोचिए कि अगर ये ले लिया है तो उससे फिर रेमडेसिविर ले लिया तो फिर मोर्टेलिटी नहीं हो सकती, ऐसा जरूरी नहीं है। एक तो हो गया रेमडेसिविर। फिर अगर बहुत मतलब, और ये होना तब है जब आपको थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तब यूज होना चाहिए। ये नहीं कि वेंटिलेटर पे कोई चला गया या बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है ऑक्सीजन की और फिर रेमडेसिविर ले रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। इसी तरह से टोसिलिजुमैब भी, अगर सिवियर डिफिकल्टी है या मॉडरेट टू सिवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तब यूज करते हैं। लेकिन इसका भी बेनिफिट जो है ये क्वेश्चनेबल है। तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि ये आप में जरूर काम करता है, लेकिन क्योंकि लोग यूज कर रहे थे इसको, और कहीं कहीं पैची रिपोर्ट्स हैं कि इट हैज वर्क्ड, तो इसीलिए सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है। लेकिन इसका कितना असल में लाभ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ओके, तो वैक्सीन से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन शुड you be concerned and seek medical help, and what medicines should you take? देखिए, कंसर्न तो ये होता है कि जैसे मैंने कहा आपको कि एक तो टेम्परेचर, अगर आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है या 103 104 बुखार नीचे ही नहीं आ रहा, 4-5 दिन हो गए हैं, या फिर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94% से गिरना शुरू होता है और गिर ही रहा है, 94 हो गया, 93 हो गया, तो आपको यू हैव टू सीक मेडिकल हेल्प। इसका मतलब है कि जो चीजें आप कर रहे हो उससे काम नहीं हो रहा। और एक और चीज मैं जरूर कहूंगी, जब आप घर पे है ना, तो जब आप सोते हैं तो आपको प्रोन पोजीशन में सोना चाहिए। प्रोन पोजीशन का मतलब है आपको पेट के बल लेटना चाहिए। पेट के बल हमेशा तो नहीं लेट सकते, लेकिन पेट के बल लेटे और फिर थोड़ी देर बाद अगर आपको शिफ्ट करना है तो एक साइड को शिफ्ट करें। एक आपने राइट करवट ले ली और फिर लेफ्ट करवट ले ली, पर सीधे पीठ के बल मत लेटिए। आप ये करवट लीजिए और फिर पेट के बल लेटिए। उससे क्या होता है कि आपके जो लंग्स के जो लोअर हाफ है, जहाँ पे इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा वो होता है, वो असर होता है,
वो कम हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर ये नहीं कि लगाए ही रखना है, हर 3-3 4-4 घंटे में आप लगा के देखिए कि क्या सिचुएशन है। और ये भी करिए कि जैसे आपने सपोज अभी आपने देखा कि अभी आपका 95% है या 96% है, फिर आपने 6 मिनट की अगर मान लीजिए ब्रिस्क वॉकिंग करी और फिर आपने मेजर किया, और अगर आपको 3 या 4% या 5% से ज्यादा अगर आपका वो गिरता है, सैचुरेशन गिरता है, फिर आपको मेडिकल हेल्प जरूर सीख करना चाहिए। और दवाइयां तो देखिए आपको टेली कंसल्ट से भी मिल चुका होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें ये देखना है कि हमें स्टीरॉइड्स कब इंट्रोड्यूस करना है। कुछ तो इनहेलेशनल स्टीरॉइड्स शुरू कर देते हैं, वो भी बहुत जल्दी शुरू करने का जैसे नहीं होता, पर जब भी शुरू करें आप इनहेलेशनल स्टीरॉइड से शुरू कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा असर पाया गया है। और सब्सिक्वेंटली अगर नहीं संभलती बात और अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल, तो वहां पर फिर आपको इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स का भी वो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। सर डॉक्टर, अभी जैसे ये है कि होम आइसोलेशन में लोग बहुत अपने आप को रखकर ही क्योर कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। ऐसे में होम आइसोलेशन में कैसे एक पेशेंट अपने आप को क्योर कर सकता है या अपना ख्याल रख सकता है? क्या खास बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया, यही चीजें, टेम्परेचर पे ध्यान देना है, आपने अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन पे ध्यान देना है। और जैसे मैंने कहा कि देखिए अभी ये भी सामने आ रहा है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी वर्क्स। सो मतलब बेसिकली आप अपने लंग्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करना है आपको कि वो कोरोना वायरस को आपने उसको घर करने नहीं देना है। तो उसके लिए आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रोनिंग, जैसे मैंने प्रोनिंग का मतलब जैसे लेटने का जो तरीका बताया वो, और खाते पीते रहिए। ट्राई एंड इम्प्रूव योर इम्यूनिटी विथ होम कुक्ड फूड। बाहर की चीजें मत खाइए, जो भी आप घर पे अच्छा खाना बन सकता है। टेक अ प्रोटीन रिच डाइट। ये सब चीजें आप करिए जो आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको लगता है कि हालत अच्छी नहीं है, फिर आपको जरूर मेडिकल हेल्प लेना पड़ेगा, चाहे आप कहीं पर भी हो। अभी हमने न्यूज़ में बहुत ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्लाज्मा थेरेपी, आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए जो कोविड से बाहर आ चुके हैं, जो एंटीबॉडी बन चुके हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस प्लाज्मा थेरेपी, और कितना फायदेमंद है, क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए क्या है कि जितने अभी तक जो भी स्टडीज आ रही हैं उसमें तो ये बड़े क्लियरली उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को लाभ नहीं हुआ। लेकिन हमारे देश में अभी भी प्लाज्मा थेरेपी का बहुत चलन है। और ये देखी गई जो एंटीबॉडीज जो जिस इंसान को हो चुका है उसमें एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं। तो यही मानना है कि वो जो एंटीबॉडीज है वो अब जो जिसको वायरस का संक्रमण हुआ है उसके न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है वो उसके अगेंस्ट काम करेगी और उसका लोड कम करेगी। तो ये एक इस वजह से लोग प्लाज्मा के पीछे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन एविडेंस की अगर बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी का भी कोई खास एविडेंस नहीं है। कैंसर पेशेंट आप ट्रीट करते हैं, आप कैंसर के डॉक्टर हैं, तो फॉर पीपल गेटिंग रेडी टू स्टार्ट कैंसर ट्रीटमेंट, विल ट्रीटमेंट पुट देम एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19? देखिए अगर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर ये जैसे मान लीजिए कीमोथेरेपी पर है, तो कीमोथेरेपी क्या करता है कि आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है, इम्यूनिटी को लो करता है। तो ऐसे में एक तो है कि आपकी एबिलिटी टू कैच इन्फेक्शंस गोज अप सिग्निफिकेंटली। तो इसीलिए कीमोथेरेपी वाले जो है वो ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन होने के लिए। और दूसरी चीज है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपका शरीर जो है वो कोई इन्फेक्शन फाइट करने की स्थिति में नहीं होता, इसीलिए आपके एडवर्स आउटकम होने के रिस्क ज्यादा होता है, खासकर वो पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी पे हैं। लेकिन जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका होता है उनमें और आम जनता में जो रिस्क है वो सेम ही है, वो कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। Dr. Geeta, I have noticed that you always encourage your viewers and your patients to follow yoga to stay healthy and to stay fit. So today, what will you suggest immune system को कैसे हम अपना strong कर सकते हैं? तो अभी एक recently मैंने एक study, I read an article recently which said that those patients who were physically fit and who used to do a lot of exercises in the past before contracting COVID,
recovered from COVID more uneventfully and went on to be, recovering faster than most people who did not exercise, who did not follow a regime. उनसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी होती है उनकी. तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट. योगा इज वन ऑफ द मेथड्स. इट्स इजी इन द सेंस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है योगा के लिए. आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं. और योगा में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत कमाल की हैं और बहुत आसान है. मेरे पास ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं. आई कैन नॉट सेकंड माय स्टेटमेंट. अगर मैं कहूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आपको लाभ होगा, I cannot second it, but the thing is, we all know that breathing exercises help. It will improve your lung capacity. आपको जरूर ये फायदा कर सकता है, नुकसान तो पक्का ही नहीं करेगा. तो मैं ये जरूर कहूँगी कि जो योग में जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम हो या कपालभाति हो या जो भी हो, all these breathing exercises would surely help patients of COVID also. और ये मेरा जो brief experience with my colleagues and friends जिनको हुआ है, and those people who have done this have had a better course of disease as compared to those who did not follow these things. It's very simple to do and I would encourage all of you to do it. और जिसको नहीं है ना वो भी करे, क्योंकि लंग की हेल्थ को बना के रखना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर फिर कोविड का संक्रमण जो है वो कम ही होगा. मैं बस आपसे यही कहूँगी, यही गुजारिश है मेरी जाते जाते कि अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए. कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी साल सब कुछ करना है. क्राउडेड प्लेसेस में जाना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब थोड़े समय के लिए वेट कर सकता है. क्योंकि अभी आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टू सर्वाइव दिस टाइम. क्योंकि मैंने बहुत अब देख लिया है और जो देखा है वो बहुत अच्छा नहीं है. जिस तरह के अस्पतालों में अब बिल्कुल जगह नहीं बची है और मरीज जिस तरह के कष्ट से गुजर रहे हैं, सिर्फ मरीज ही नहीं, उनके फैमिलीज भी जिस कष्ट से गुजर रहे हैं. और मेरी यही प्रार्थना है कि ये सिचुएशन जल्दी से सुलझे. और मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्ते में हमें फिर से उम्मीद की किरण दिखेगी और फिर से दिन सुलझेंगे. और तभी भी अपना गार्ड मत नीचे करिए. हर चीज वेट कर सकती है, लेकिन अपना गार्ड प्लीज मत डाउन करिए. और प्लीज वो जो नॉर्म्स, जो सिंपल से नॉर्म्स हैं, 3 ही तो बातें हैं: मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना और हाथ को साफ रखना. इसको प्लीज शिद्दत से फॉलो करिए. बस यही गुजारिश है मेरी आपसे. Thank you so much, Dr. Geeta, for your valuable time. And viewers, जैसा कि आप सबने देखा कि डॉक्टर गीता ने हमारे सवालों का जवाब दिया. प्लीज फॉलो एवरीथिंग और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.